नमस्कार, सिटी लाइट देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके समर्थक बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी से चिंतित हैं। चैतन्य को कथित शराब घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। कांग्रेस को आशंका है कि चैतन्य की स्थिति भी पूर्व मंत्री कवासी लखमा जैसी हो सकती है, जो 6 महीने से जेल में है। कांग्रेस ने ईडी और बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पार्टी जल्दी हाईकमान की सहमति से बड़ा आंदोलन शुरू कर सकती है। इसके साथ ही कांग्रेस हसदेव और तमनार में जंगल कटाई के मुद्दे पर भी प्रदेशव्यापी आंदोलन जारी रखेगी। पूर्व मंत्री शिव डहरिया कह रहे हैं कि बीजेपी सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, कांग्रेस लेकिन जनहित के मुद्दे उठाती रहेगी। बीजेपी ने इसका जवाब भी दिया है। हमारी कांग्रेस पार्टी के सारे लोगों ने पूरे प्रदेश में कल आर्थिक नाकेबंदी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। भारतीय जनता पार्टी को एक चेतावनी है कि इस तरह के आगे कुछ गड़बड़ी करेंगे तो और बड़ा आंदोलन संवैधानिक रूप से किया जाएगा। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी पारिवारिक पार्टी है। यहाँ भूपेश बघेल जी के लड़के के ऊपर हुआ है तो पूरे प्रदेश को तंग कर रहे हैं। अरे भाई, अपराध किया है तो आदमी उसको सरकार अपना काम कर रही, कानून अपना काम कर रहा है। इसके अंदर में इतना हाय तौबा मचाने का कोई कारण नहीं समझ में आता। छत्तीसगढ़ में कल हरेली तिहार मनाया जाएगा। सरकार और विपक्ष से लेकर आमने सामने है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर लगातार तंज कस रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस बताए कि किस संस्कृति और विचारधारा को कांग्रेस पार्टी मानती है। तंज कसा कि जनता ने कांग्रेस की नौटंकी नकार दी है। हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को, तीज त्योहारों को बढ़ाने का काम किया और हरेली त्यौहार तो हमारा पहला त्यौहार है किसानों का। और ये परंपरा जब अरुण साव जी पैदा नहीं हुए थे उसके पहले का चल रहा है। ये हमारी पुरानी परंपरा है और उन परंपराओं को हम और मजबूत बनाना चाहते हैं। इसलिए हरेली का त्यौहार हमारी सरकार में मनाया जाता था और उसका पूरे प्रदेश में आज लोग हरेली त्यौहार मनाते हैं। किसान का पहला त्यौहार है। एनसीईआरटी की इतिहास की किताब में हुए बदलाव पर एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आक्रांताओं को आक्रांता और लुटेरों को लुटेरा ही पढ़ाया जाएगा। भारत का शौर्य पराक्रम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वे महापुरुष जिन्होंने भारत माता के लिए बलिदान दिया है, मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ने वालों को इतिहास के पन्नों पर स्थान देने वाले हैं। इस पर पीसी शर्मा ने कहा कि इनसे बेरोजगारी कम नहीं होती, अपराध रुकते नहीं हैं, इसलिए ये लोग ध्यान भटकाने के लिए सब कहते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा जो विषय जोड़ा है उसमें जहाँ ऐसा विदेशी भाव को प्रकट होता था या भारत को कम करके देखा जाता था, वो सारे सुधार हर विषय में करने का काम हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं वो कर रहे हैं और नए सत्र से वो बदलाव फर्स्ट ईयर में देखेगा। जहाँ इतिहास का संबंध है वहाँ पर भारत के गौरवशाली इतिहास को और आक्रमणकारी को आक्रमण लिखा जाएगा और देशभक्त को देशभक्त करके पढ़ाया जाएगा। जो लुटेरे थे वो लूट के चले गए, देश आज़ाद है। लोगों को महंगाई से ख़त्म हो, रोजगार लोगों को मिले, किसानों को उनकी फसल का पैसा मिले, ये बात करो। ये इधर उधर ध्यान बटाने की बात मत करो। छत्तीसगढ़ में अवैध प्लॉटिंग रोकने की दिशा में बड़ा आदेश जारी हुआ। अब प्रदेश में 5 डिसमिल से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं होगी। इसे लेकर पंजीयन विभाग ने एक पत्र जारी कर दिया है। आदेश में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 का हवाला दिया गया है। नए संशोधन में प्रावधान है कि 5 डिसमिल से कम कृषि भूमि का बटांकन नहीं होगा, यानी इसकी रजिस्ट्री अब नहीं हो सकेगी। और अब बात एक ऐसी खबर की जो पेरेंट्स और बेटियों दोनों के लिए अहम है। भिलाई से यह खबर है जहां शांतिनगर इलाके में रहने वाली 4 नाबालिग लड़कियां सिर्फ इसीलिए मुंबई के लिए निकल पड़ी कि उन्हें देर से घर लौटने पर डांट पड़ गई। हालांकि इन नाबालिग लड़कियों को नागपुर से सकुशल बरामद किया गया। पूरा वाकया कुछ इस तरह से है कि भिलाई की 4 नाबालिग लड़कियां रायपुर के महादेव घाट घूमने गई थी। लौटने में देर हो गई तो घर पहुंचे तो डांट पड़ गई। इसी वक्त उनको याद आया कि इंस्टाग्राम के जरिए बने एक दोस्त ने इन्हें हीरोइन बनने के लिए मुंबई बुलाया था, तो इन लड़कियों ने मुंबई जाने का प्लान बनाया। पहले ये दुर्ग में एक लड़की की मौसी के घर पहुंची, जहां अगले दिन मंगलवार को मौसी के घर का गैस चूल्हा बेचकर 300 रुपये हासिल किए और दुर्ग से ट्रेन के जरिए नागपुर पहुंची,
इधर भिलाई में इनके परिजन बच्चियों की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में कर चुके थे, तो फुटेज खंगाला गया और फिर इन्हें नागपुर से सकुशल वापस घर पहुंचाया गया। 4 बच्चियां हैं जो सुबेला थाना क्षेत्र से 21 तारीख की शाम को महादेव घाट गई थी। उसके बाद वहां से उनके इंस्टा जो फ्रेंड थे जो मुंबई और अन्य जगहों पे हैं, उनके संपर्क में थी वो, और वहां से वो चारों की चारों लड़कियां यहाँ से मुंबई जाने के लिए निकली थी। इस बीच पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस के माध्यम से नागपुर पुलिस से संपर्क किया जाकर के नागपुर में उनको पकड़ा गया है। अगली खबर राजधानी रायपुर से है, जहां धोखाधड़ी का एक ऐसा मामला सामने आया जिसे जानने के बाद आप किसी को भी अपने यहां काम करने से पहले आप ज़रूर सोचेंगे, एक बार कतरा भी सकते हैं। दरअसल विधानसभा रोड केकम प्लास्ट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साख सागर तिवारी ने धोखाधड़ी की। बताया कि सागर कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर यह काम करता था। निजी स्वार्थ के लिए अपने दोस्तों और परिजनों के खातों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि का गबन भी कर दिया। कंपनी के मालिक को जब इसके बारे में पता चला तो शिकायत की गई। इसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया है। कैशियर है जो कि लेखापाल का काम करते था। प्रकरण का जो आरोपी है तिवारी, उसके द्वारा उसके जो कंपनियों के अलग अलग खातों से ऑनलाइन के माध्यम से लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की अलग अलग तिथियों में ठगी करके पैसा निकाल लिया गया था। इस प्रकार से चूँकि लेखापाल के अधीन ही उसका समस्त दस्तावेज और समस्त खाता का ट्रांजेक्शन किया जा रहा था, आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण वर्तमान में विवेचना में है। रायपुर की भावना नगर में हुए बलवे में फरार आरोपियों में से एक अनस खान को पुलिस ने राजा तालाब से गिरफ्तार किया। 7-8 जुलाई की रात सड़क पर खाना फेंकने के विवाद में यासिन शेख और उसके साथियों ने राकेश तिवारी के परिवार पर हमला किया था। 20-30 गुंडों ने घर में घुसकर मारपीट की थी, जिसमें तिवारी और उसके मेहमान घायल हुए थे। अस्पताल में भी बाउंसर गैंग ने पीड़ितों पर हमला किया था। अनस खान को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस की जाँच में एक चौंकाने वाला तथ्य ये भी सामने आया कि इस बलवे में राजा तालाब के बाउंसर गैंग की अहम भूमिका थी, जिसके सरगना वसीम बाबू समेत कई शातिर बदमाश फरार हैं। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। जुलाई महीने प्रथम सप्ताह में जो घटना घटित हुई थी भावना नगर में, जिसमें 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण के एक अन्य आरोपी जो फरार था अनस खान, और उनको कल गिरफ्तार करने में खमहाड़ी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। इस प्रकार से अभी तक कुल 9 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और शेष आरोपियों को अभी नामजद है, जिनकी पतासाजी लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है। देवास जिले में धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि कुछ युवक युवतियां धर्मांतरण जैसा माहौल बना रहे हैं। संदिग्धों में से एक युवक पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, जो मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए हैं। सर, पिछले 4-5 वर्षों से कुछ लोग हमारे गांव सुक्रवासा में जो एक मजरा टोला है जहां आदिवासी लोग रहते हैं, वहां पर 7-8 लोग पिछले 4-5 वर्षों से निवासरत हैं, जो आर्थिक सहायता के रूप में लोगों की मदद करते हैं। और कुछ खबरें ऐसी आई हमारे पास भी कि वो उन लोगों को बहला फुसला के मतलब हमारे हिंदू धर्म से पथभ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। टीकमगढ़ के मधुवन वन क्षेत्र में अवैध रेत खनन रोकने पहुंची वन विभाग की टीम पर खनिज माफिया ने हमला कर दिया। दरअसल खनन माफिया वन भूमि से रेत का अवैध खनन कर रहे थे। इसी दौरान उनका ट्रैक्टर मिट्टी में फंस गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को निकालकर जब्त किया और 1 दर्जन से अधिक माफियाओं ने ट्रैक्टर ले जा रही वन विभाग की टीम से मारपीट की, गाली गलौज की और ट्रैक्टर छीन कर वापस ले गए। टीकमगढ़ की जो मधुबन सर्किल है, तो उसमें बड़माड़ी बीट में कुछ जो खनन माफिया हैं, रेत माफिया, वो रेत इकट्ठी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने गाड़ी को रोका और जैसी वो देखा कि ड्राइवर अकेला है तो उसमें हमला करने लगे। ड्राइवर भाग गया और उनने तोड़ ताड़ की उसमें, और नंबर प्लेट और जो नेम प्लेट है वो ले गए। अपराधी एक हम लोगों का विभाग का ही चौकीदार है महेंद्र सिंह, उसको हम लोग विभाग से बाहर करने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो करी है। रायपुर में पिछले 5 साल से गंदे पेयजल सप्लाई और अनगिनत रोगों का दंश झेल रहे लोग संकल्प सोसाइटी पीएम आवास में एक बार फिर से निगम की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। पेयजल सप्लाई के नाम पर निगम एटीएम मशीन से नालियों में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े यहां से निकल रहे हैं।
400 परिवार वाली कॉलोनी में पेयजल समस्या खड़ी है। टैंकर भेजा जा रहा है लेकिन लीकेज है, उसमें 1 घंटे में अपने आप खाली हो जाता है। वो टैंकर में ढक्कन नहीं है, पानी भी मटमैला आता है। जोन 9 लगातार शिकायतों के बाद भी सीवरेज और पेयजल लाइन अलग अलग नहीं बना सका है। महापौर मीनल चौबे ने साफ पेयजल सप्लाई के लिए भरोसा दिया है। यहाँ पानी में जो एटीएम लगा है नगर निगम के द्वारा पानी वाला, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत ये हो रहा है कि वहाँ पे कीड़े हैं और जोन के द्वारा मदद नहीं मिल रहा है। लगातार हम यहाँ की समस्याओं को लेके जोन और व्हाइट हाउस नगर निगम में इसकी सूचना दे रहे हैं। उस पानी को हम लोग पीते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं। निगम में भी जाते हैं उस कंप्लेन करने, वो भी सुनाई नहीं आ रहा है। पानी क्या आ रहा है, झिल्ली बंधा है, खुला है, उसी फूटा हुआ है और बाटल बांध दिया, वो भी काई पूरा है। संकल्प सोसाइटी में जो पेयजल है उसकी दिक्कत आ रही है, ऐसे हमारे संज्ञान में आया है और वहाँ पे आउटलेट की भी दिक्कत है। कल वहाँ के नागरिक भी हमारे पास आए थे और कुछ समय पूर्व एक नाले का भी यहाँ पे स्वीकृति हुआ है और जो नागरिक गण आए थे उनका कहना है कि वो नाला जहाँ पे स्वीकृति है वहाँ दूसरी जगह पे बनाया जा रहा है, तो ये तो हम होने नहीं देंगे। मैंने जोन कमिश्नर से बात की है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहीं पर वो नाला बनेगा। बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ती सड़क हादसों और राष्ट्रीय राजमार्ग के करीब शराब दुकान के संचालन समेत अतिक्रमण के मामले में राज्य शासन, एनटीपीसी और एसईसीएल से जवाब मांगा है। मामले में चीफ जस्टिस रवीश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने बुधवार को सुनवाई की है और सरकार से जवाब मांगा है। रायपुर के कुशालपुर के एक मकान में पुलिस ने दबिश दी है। सेक्स रैकेट संचालित होने की शिकायत मिली थी। 2 युवती और 1 युवक को हिरासत में लिया गया। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का यह मामला है। सेक्स रैकेट संचालित होने की सूचना मिली थी, दबिश दी गई। 2 युवती 1 युवक को गिरफ्तार किया गया। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का यह मामला है। कुशालपुर के एक मकान में पुलिस ने दबिश दी जहां पर सेक्स रैकेट संचालित होने की शिकायत मिली थी। तो कुशालपुर के एक मकान में पुलिस की दबिश दी गई है और सेक्स रैकेट वहाँ पर संचालित हो रहा था, इसकी सूचना मिली, जिसके बाद 1 युवक और 2 युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। पुरानी बस्ती थाना अंतर्गत कुशालपुर क्षेत्र में यह शिकायत मिली थी, जिसमें 1 युवक और 2 युवतियों के विरुद्ध थाना में कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने ग्वालियर शहर में सीवरेज, जलभराव और हर साल उससे होने वाली बीमारियों के मामले में नगरीय विकास मंत्रालय के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कलेक्टर, निगम कमिश्नर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी नोटिस भेजा है। कोर्ट ने सभी से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है और कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिए हैं कि नगर निगम की मदद से सीवरेज और जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए तुरंत एक्शन लें। तो ये लगातार ये आदेश दिया गया है, 4 हफ्तों में जवाब भी मांगा गया है। लेकिन इधर इंदौर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र में अवैध रूप से रखी गई शराब पर पुलिस और प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाते हुए करीब 2,40,00,000 लीटर शराब को नष्ट किया है। ये कार्रवाई मानपुर, शिप्रा, सांवेर, किशनगंज थाना के अलग अलग मामलों में जब्त की गई शराब के खिलाफ की गई। गोंदन थाने में पदस्थ दलित एएसआई प्रमोद पावन की मौत के बाद पुलिस अधीक्षक सूरज वर्मा ने बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने प्राथमिक जांच के आधार पर थरेट थाना प्रभारी हसन और गोंदन थाना प्रभारी अरविंद सिंह भदौरिया को लाइन अटैच कर दिया है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जांच को प्रभावित होने से बचाने के लिए कार्रवाई की गई। अब देखना यह है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। छत्तीसगढ़ के कई सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में जंग लगे सर्जिकल ब्लेड्स की सप्लाई कर दी गई थी।
मामला संज्ञान में आया तो अब इन सभी जंग लगे सर्जिकल ब्लेड्स को वापस मांगा गया और नए ब्लेड्स अब भेजे जाएंगे। श्याम बिहारी जायसवाल इन्होंने ये निर्देश दिए हैं स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर। रीवा जिले की सुहागी घाटी, जिसे मौत की घाटी के नाम से जाना जाता है, अब ये घाटी एक बार फिर से सुर्खियों में है। सुर्खियों की वजह एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक खास पहल है। रीवा पुलिस ने सड़क किनारे एक्सीडेंटल 4 पहिया वाहनों को लोहे के स्टैंड पर टांग दिया है। ये नज़ारा हर गुजरने वालों को सतर्क करता है। ये प्रयोग अब देश के लिए एक मॉडल बन सकता है जो कहता है कि सावधान रहे, अगला नंबर आपका हो सकता है। ये हवा में लटकते एक्सीडेंटल गाड़ी हर गुजरने वाले को चेतावनी दे रहे हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी हाँ, सुहागी घाटी अब सिर्फ मौत की घाटी नहीं बल्कि जिंदगी बचाने की उम्मीद भी जगाने वाली है। दरअसल नेशनल हाईवे 30 का ये 8 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता सैकड़ों जिंदगियों को निगल चुका है, लेकिन अब रीवा पुलिस ने हादसों पर लगाम लगाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। सुहागी घाटी के सबसे खतरनाक ब्लैक स्पॉट्स पर अब टंगे हैं एक्सीडेंटल वाहन। ये कोई सजावट नहीं बल्कि एक चेतावनी है, सावधान रहें, अगला नंबर आपका भी हो सकता है। 2019 से 2025 तक इस घाटी ने 100 से ज्यादा जिंदगियां छीन ली। एमपीआरडीसी ने 24 करोड़ रुपए की लागत से घाटी में सड़क डिजाइन में बदलाव की योजना तैयार की है। इंजीनियरिंग इंटरवेंशंस हैं जिसके माध्यम से जो स्टीप स्लोप है, जो कारण है दुर्घटनाओं का, जिसकी वजह से वाहन पलट जाते हैं, तो उसको लेकर के उसमें रेक्टिफिकेशन एमपीआरडीसी कर रहा है। तो हम लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि बारिश में तो काम थोड़ा प्रभावित होता है, लेकिन बारिश के बाद में तेजी से उस लेन में जो काम ये 24 करोड़ का होना है वो टाइमली खत्म होगा और आने वाले समय में ये ब्लैक स्पॉट जिसकी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, ऐसी सड़क दुर्घटनाएं रिपीट नहीं होंगी। होर्डिंग्स और साइनेजेस भी लगवाने वाले हैं जहाँ पर ये क्लियर निर्देश रहेंगे कि लोग जो है स्पीड पे गाड़ी ना चलाएं, घाटी पे संभल कर गाड़ी ना चलाएं और नशे एक नवाचार है और इससे एक लोगों में जो है अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी और ये आम लोगों में भी प्रचार प्रसार होगा। तो ये एसपी सर के निर्देशन में हमारी सुहागी पुलिस ने नवाचार शुरू किया है। सुहागी घाटी में लगातार हादसों के बाद सामाजिक संगठनों ने सड़क की डिजाइन पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने इस घाटी को मौत की घाटी बना दिया। रीवा पुलिस का यह अनोखा प्रयोग अब एक मॉडल बन सकता है। रीवा पुलिस की ये पहल हर उस इंसान के लिए एक सबक है जो सड़क पर रफ्तार के साथ अपनी जिंदगी दांव पर लगाता है। धनेंद्र प्रताप सिंह, IBC 24, रीवा। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। आबकारी घोटाला केस में एक्शन जारी है। कई कारोबारियों को पूछताछ का नोटिस जारी किया है। चैतन्य बघेल से पूछताछ के बाद नोटिस जारी किया गया। होटल और जमीन से जुड़े कारोबारियों को नोटिस दिया गया। ईडी ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। चैतन्य बघेल से पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। होटल और जमीन से जुड़े कारोबारियों को भी नोटिस दिया गया है। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं और अपडेट देंगे। तहसीन, अभिलाष, देखिए अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है वो आबकारी घोटाले मामले में 7 कारोबारियों को अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि 7 कारोबारी हैं जिनमें होटल और जमीन समेत कई अन्य जो कारोबार हैं उनसे जुड़े ये कारोबारी हैं। अभी हालांकि नाम का डिस्क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन ये एक पुख्ता जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल पा रही है कि ये जो आबकारी घोटाला मामला हुआ था उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री चैतन्य बघेल जो हैं उनसे जब पूछताछ हुई है उसमें कुछ तथ्य मिले हैं। हालांकि तथ्य किस तरीके के सामने आए हैं इस बात का खुलासा भी अभी ईडी की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन ये बात सामने आई है कि जो उसमें 16 करोड़ से ज्यादा का जो पैसा उसमें चैतन्य बघेल को मिला था उससे संबंधित जो पूछताछ है, जिन कारोबारियों के थ्रू ये पैसा ब्लैक से व्हाइट हुआ है उनको ये नोटिस हो सकता है। अभी फिलहाल ये अभी 2 से 3 दिन में क्लियर होगा क्योंकि कल से बुलाना शुरू किया है ईडी ने, नोटिस जारी किया है और जिन जिन से पूछताछ होगी उनको रायपुर के जो कह सकते हैं कि जो सुभाष स्टेडियम में नया ऑफिस है उनका जोन ऑफिस, वहां पे जोनल ऑफिस में आके ये पूछताछ की जाएगी। अब कितने देर की जाएगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। अभी फिलहाल लेकिन ये पुख्ता खबर इस बात की जानकारी मिली है कि 7 कारोबारियों को ये आबकारी घोटाले मामले में
नोटिस जारी हुआ है, जो कि उनके जो इसमें ये भी बताया जा रहा है कि इसमें कुछ करीबी जो लोग हैं उनको भी ये नोटिस हुआ है। कारोबारियों के नाम से जुड़ा कोई अपडेट है क्या? देखिए, जैसा मैंने बताया कि अभी इसमें नामों का खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर बात सामने आई है कि 7 जो कारोबारी हैं, जो होटल, जमीन, जो अन्य कारोबार हैं, उनसे ये लोग जुड़े हैं। और अभी हालांकि नामों का जो खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जिनके द्वारा पैसा या तो पप्पू ढिल्लन के थ्रू या सहेली ज्वेलर्स के थ्रू या जो चेतन बघेल के पास पहुंचा है और जो पूरा घोटाले का पैसा था। तो अभी ये आने वाले दिनों में क्लियर होगा या ईडी जो है अपने, यानी चैतन्य जो लोग भी सिंडिकेट में शामिल थे, अब उनके नीचे वाले स्टेप में भी जो लोग शामिल थे उन तक भी ईडी की जो कार्रवाई है वो पहुंच चुकी, ये कह सकते हैं हम? निश्चित तौर पे ये अभी बोल सकते हैं कि ये जो अभी पूछताछ होगी इसमें कुछ नए तथ्य आएंगे। उसके बाद जो है कई और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि इसमें जो अभी तक, क्योंकि दोबारा रिमांड नहीं लिया, कस्टोडियल रिमांड ईडी ने, तो कहीं ना कहीं जानकार इस बात की बताते हैं कि इस बात की उनको पुख्ता जानकारी मिली है कि पैसा किस किस के थ्रू, कहां से ये ब्लैक मनी जो था वो व्हाइट होता हुआ उनके पास पहुंचा है। तो अभी आने वाले दिनों में और खुलासा होगा कि किस किस के जरिए ये। ठीक है तहसीन, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, अपडेट आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम इनसाइट्स के लिए। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच चल रहे महानदी जल विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। भुवनेश्वर में हाई लेवल मीटिंग में उन्होंने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार के सहयोग से दोनों राज्य बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं। इसमें केंद्रीय जल आयोग समाधान निकालने की तकनीकी सहयोग दे सकता है। सीएम साय ने मंत्रालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली और मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी मौजूद रहीं। अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि महिलाओं और बच्चों पर केंद्रित योजनाओं को जिलेवार नियमित मॉनिटरिंग सचिव स्तर से की जाए और आगामी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में इसकी गहन समीक्षा की जाए। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने खेत में काम करने वाले वायरल वीडियो पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर भड़कते हुए कहा कि वो किसान की बेटी हैं और सालों से खेती कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वो परिजनों और मजदूरों के साथ कुर्सी और मचिया पर बैठकर बिंडा उखाड़ रही थी। कांग्रेस नहीं जानती है कि बिंडा कैसे उखाड़ते हैं, इसलिए वायरल वीडियो को वो बेवजह मुद्दा बना रहे हैं। बाकी जितने मजदूर थे सब कुर्सी में बैठे हुए थे और बिंडा उखाड़ने का काम कर रहे थे। तो भाई अब हम बिंडा उखाड़ रहे हैं, ना कि रोपा लगा रहे हैं। मैं 13 साल खेती की हूँ, बिंडा उखाड़ना और रोपा लगाना क्या होता है मैं जानती हूँ। कांग्रेस के नेता खुद समझ लेना, उनको तो आता नहीं कि बिंडा उखाड़ना और रोपा लगाना क्या होता है। पहले वो जान ले, फिर मुझे सिखाएं कि नहीं मैं जो बिंडा उखाड़ने का काम कर रही थी वो गलत कर रही थी या सही कर रही थी। भोपाल में विकसित मध्य प्रदेश के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में किया गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत कई मंत्री यहाँ मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि 70 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं, हमने अपने विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर का नाम बदलकर कुलगुरु किया है और इस पहल को देश में स्वीकारा गया है। जो आपने रोजगार सृजन के साथ शिक्षा की बात कही है, तो हमने अपनी शिक्षा नीति के परिवेश में बहुत सारे प्रकार से वो सारे प्रयोग भी किए जो पूरे देश में हो सकता है नवाचार के रूप में जाने जाए, अग्रगण्य के नाते से जाना जाए। तो एक तरफ मध्य प्रदेश के अंदर 70 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हमारे पास हुए हैं, जहाँ प्राइवेट और सरकारी दोनों का जोड़े, और हमारा कैंपस भी बहुत बड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ उद्योग का करार हुआ है वहाँ का लिस्ट बना दे और सभी यूनिवर्सिटी को जहाँ जो उद्योग है वहाँ उसका कैसे उसको ट्रेनिंग मिले और उसको कहाँ कैसे रोजगार मिले, ऐसे कोर्स वो तैयार करे। सतना जिले के लालपुर ग्राम पंचायत के अमीलिया गांव के ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जल्द से जल्द गांव में नए ट्रांसफार्मर की मांग कर रहे हैं। दरअसल अमीलिया गांव में 18 जुलाई से ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण बिजली नहीं है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत बिजली विभाग से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके विरोध में ग्रामीणों ने बुधवार को तालाब में उतरकर जल्द सत्याग्रह शुरू कर दिया।
उनका कहना है कि जब तक नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। 18 तारीख की रात को जिस दिन कलेक्टर साहब ने 24 घंटे की छुट्टी दी थी, उस आपदा में हमारा ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो गया। शासन प्रशासन मदद की बजाय हमें ऐसे भ्रम चक्र में फंसा दिया कि ऊपर से पैसा ले रही है। हमने शासन प्रशासन सबको सूचित किया और जब तक ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा तो गांव वालों ने सब सहमत जनाई और हम ये जल सत्याग्रह करने के लिए मजबूर हुए। तो में इतने पीड़ित परिवार है कि कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई है, यहाँ कोई दवाई का वंचित है, खाद बीज वाले जितने हैं तो देखते हैं कि कितनी महंगाई है। किसान आदमी बेचारा ही इतना महंगा दवाई खाद बीज लेके आता है। आज वो धान ठाड़े सूख रही किसानन के ट्रांसफार्मर की वजह से। इतनी स्थितियां गंभीर हैं कि दो लोग बुजुर्ग भी बीमार हैं, उनको ले गए सतना, वहाँ दवाई चल रही है। 2 लोगों को लकवा मार दिया, एक का पैर टूट गया, छत से गिर गए। तो ये बताइए हम करें तो करें क्या। ऊर्जा विभाग का एक सर्कुलर है 2019 का, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई ट्रांसफार्मर जल जाता है तो या तो वो लोग 50% वहाँ के जो टोटल उपभोक्ता हैं वो अपना बिल पेमेंट कर दें, अदरवाइज जो टोटल बिलिंग है उसका 10% पेमेंट कर दें तो वो एक ट्रांसफार्मर सैंक्शन हो जाता है। रीवा की झिरिया में स्थित अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की रूटीन जांच की गई। जांच के लिए संयुक्त कलेक्टर अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। जांच दल ने छात्रों की समस्याओं को सुना। संयुक्त कलेक्टर ने छात्रावास अधीक्षक को 2 दिन के अंदर समस्याओं को ठीक करने के आदेश दिए। जब मीडिया ने छात्रावास अधीक्षक यदुवंश रावत से सवाल पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मीडिया को देखते ही अधीक्षक भाग खड़े हुए और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि अधीक्षक को खुद संयुक्त कलेक्टर ने अपनी सरकारी गाड़ी में बैठाया और रवाना हो गए। इस घटना ने जांच टीम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। इधर छात्रों ने अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों ने कहा कि छात्रावास में गंदगी रहती है, पानी और बिजली की समस्या लंबे वक्त से बनी हुई है। नहीं, कोई नहीं शिकायत, मेरा रूटीन ठीक था। वो मेस का था, टाइम पे थोड़ा खाना मिल जाए, बाकी कुछ व्यवस्था नहीं है रूमों में। स्टॉक पंजी में देखेंगे क्या आई थी, इनमें क्या थी, बाकी फुटबॉल वगैरह तो है। ये छात्रावास क्रमांक 2 झिरिया रीवा अनुसूचित जनजाति विभाग का छात्रावास है, जिसमें लगभग 50 बच्चे पढ़ते हैं और छात्रावास में लगातार कई वर्षों से यही समस्याएं व्याप्त हैं, जिसमें से बच्चों के पीने संबंधित पानी की, रहने के लिए आवश्यक जो सामग्री होनी चाहिए वो नहीं है। सर, हम लोगों ने यहाँ की छात्रावास की सभी प्रकार की समस्याएं बताई, जैसे मेस के चारों ओर गंदगी काफ़ी है और उधर मेस में कीड़ा प्रवेश कर जाते हैं तो बच्चों के ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि बच्चे अपने से थाली में डालते हैं। और पानी की समस्या लेकर हम लोग बात किए, जैसे टंकी तो बन गई, अभी तक ना तो छत है ना पंप है और बच्चों को बैठने के पढ़ने के लिए टेबल कुर्सी की समस्या है। आप और हम अपने बिजली के बिल ईमानदारी से चुकाते हैं, लेकिन जबलपुर में ऐसे 7185 लोग हैं जिन्होंने बीते 2 सालों से 1 रुपये भी बिजली बिल अदा किया नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके कोरोना काल के बिजली बिल राज्य सरकार ने स्थगित कर दिए थे। स्थगन की म्याद अगस्त 2023 में खत्म हो गई, लेकिन लोगों ने पुराने बिजली बिल चुकाना तो दूर, बीते 2 सालों में 1 रुपये बिजली का बिल नहीं जमा किया है और अब इनके कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि कार्रवाई के पहले दिन बिजली बिल न चुकाने वाले करीब 3000 लोगों के कनेक्शन काटे गए हैं। ये कार्रवाई बाकी डिफॉल्टर्स यूजर्स पर भी की जाएगी। आज हम लोगों ने अभी चालू करी 11 बजे 5 संभाग में और करीब हम 300 कनेक्शंस आज उम्मीद है कि इसमें हम लोग या तो डिस्कनेक्ट पोल से कर रहे हैं, सर्वे चार्ज निकाल रहे हैं, मीटर निकाल रहे हैं, सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और ये आने वाले दिनों में भी अगर नहीं जमा करा तो चलेगी। छत्तीसगढ़ में क्लोनिंग के जरिए वन भैंसा पैदा करने के वन विभाग के दावे पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। 11 साल पहले क्लोनिंग के जरिए जिस दीप आशा को जन्म दिलाया गया था और दावा किया गया कि पहला क्लोनिंग वाला वन भैंसा है, अब पता चल रहा है कि उस तकनीक से जेरोक्स वन भैंसा पैदा करना संभव ही नहीं है। यानी दीप आशा पूरी तरह से वन भैंसा प्रजाति की नहीं है, उसमें देशी नस्ल के गुण शामिल हैं। इस खुलासे के बाद वन्यजीव प्रेमी ने वन विभाग पर सवाल उठाए हैं। रायपुर के वन्यजीव प्रेमी नितिन सिंघवी का कहना है कि 2014 में छत्तीसगढ़ की मादा वन भैंसा आशा से क्लोनिंग के जरिए दीप आशा को पैदा किया गया, लेकिन इसके लिए अंडाणु दिल्ली के बूजर खाने से देशी नस्ल की एक मादा भैंस से लिया गया था। 2019 में दीप आशा की डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन आज तक वन विभाग डीएनए रिपोर्ट हासिल नहीं कर सका है। आरोप यह है कि वन विभाग ने खुद जानबूझकर रिपोर्ट को लटका कर रखा है, जिससे सच्चाई सामने न आ सके।
आशा का 2014 में जन्म हुआ था, उसका 2019 में डिसाइड हुआ था कि डीएनए टेस्ट करा जाए, पर प्राप्त जानकारी से आज तक की उसका डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आया है। सैंपल 2 जगह भेजा गया है। वन विभाग ने सैंपल तो भेज दिए हैं पर खुद ही रिपोर्ट नहीं बुलवाना चाहता। दूसरा, ये इसको जब से लाए हैं 2018 से, तब से खाली वीआईपी लोग ही इसको देख सकते हैं, कोई और देख नहीं सकता। पूरा का पूरा जो है वन विभाग का प्रयत्न है कि ये जो आज करोड़ों खर्चा हो गया है और ये अगर खुलासा हो जाएगा तो वन विभाग की बहुत बदनामी होगी, इसलिए शांत बैठे रहो, कुछ मत करो। भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में रायपुर को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सम्मानित किया गया। शहीद स्मारक में आयोजित सम्मान समारोह में सभी जोन के अधिकारी कर्मचारी, 25 स्वच्छता निरीक्षक, 144 स्वच्छता दीदी और 52 सफाई मित्रों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएम अरुण साव मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि रायपुर समेत प्रदेश के 7 शहरों को स्वच्छता के लिए उत्कृष्ट कार्यों हेतु राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और इस सर्वेक्षण में शामिल राज्य के 169 शहरों में से 115 शहरों ने अपनी रैंकिंग सुधारी है। बस्तर में पिछले 20 दिनों से यात्री ट्रेनों के पहिए थमे हुए हैं। 2 जुलाई को कोरापुट किरंदुल लाइन में मल्लीगुड़ा जड़ती स्टेशन के बीच लैंडस्लाइड की घटना हुई थी, जिसके बाद केके रेल लाइन में यात्री ट्रेनों का संचालन कोरापुट तक ही किया जा रहा है। कोरापुट से जगदलपुर और जगदलपुर से किरंदुल के बीच यात्री ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से बंद है। लगातार 20 दिन से यात्री ट्रेनें बंद होने से आंध्रा, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। जगदलपुर किरंदुल नहीं आ पा रही है, कोरापुट तक आती है, उसके बाद जगदलपुर और किरंदुल नहीं आ पा रही। विगत 20 दिनों से इस पर स्थानीय सांसद विधायक गंभीर नहीं है। जनता ने चुना है उन्हें अपनी समस्याओं के दूर करने के लिए, परंतु आज पर्यंत तक बस्तर सांसद ने डीआरएम को एक चिट्ठी तक नहीं लिखी है। इस पर बात होगी निश्चित रूप से, पहले भी ये प्रश्न आ चुका है और जल्दी से जल्दी यात्री सेवाएं बहाल हो, हर कोई ये चाहता है। और अभी इसमें और पता करके कि कहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है और किस तरीके से, क्योंकि 2 लाइनें हैं यहाँ पर, मैं निश्चित रूप से इस पर आपको फिर उस मध्य प्रदेश में जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने अलग अलग आयोगों का गठन किया है, लेकिन अधिकांश आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पद सालों से खाली पड़े हैं और इसकी वजह से कामकाज में प्रभावित होता है। मानव अधिकार आयोग में लंबे समय से अध्यक्ष नहीं है, एकमात्र सदस्य को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। पिछड़ा वर्ग के कल्याण की बात होती है, सियासत में भी चर्चा होती है, लेकिन वर्ग के लिए गठित आयोग के पास अमला ही नहीं है। महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए बने राज्य महिला आयोग की हालत खुद एक सवाल बनी हुई है। 7 साल से आयोग में न अध्यक्ष हैं, न सदस्य हैं, न ही कोई बेंच बैठती है, न ही सुनवाई की कोई प्रक्रिया है। बीजेपी में हमारे यहाँ जो पद्धति है, जो जगह खाली है उनको निश्चित रूप से जल्दी नियुक्ति होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री और सरकार का निर्णय रहता है, वो अपने आप करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। वो आयोग में न तो कर्मचारी है, न बिजली पानी है, कुछ नहीं है। इनको पिछड़ा वर्ग से न्याय नहीं करना है, इसलिए नहीं दे रहे हैं। इनको महिलाओं से न्याय नहीं करना है, इसलिए उसको वो नहीं दे रहे, क्योंकि ये आयोग चल जाएंगे तो ये जो रिपोर्ट आएगी इनको काम करना पड़ेगा, ये नहीं करना चाहते आप लोग। बिलासपुर हाईकोर्ट से सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी को थोड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी संपत्ति को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। यहां उन्हें केस की अंतिम सुनवाई तक संपत्ति का इस्तेमाल करने की अनुमति मिल चुकी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अटैच प्रॉपर्टी पर ईडी का अधिकार नहीं है, हालांकि अस्थायी अटैचमेंट जारी रहेगा। आदेश के साथ ही इस मामले में दायर अलग अलग 10 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। ग्वालियर शहर में 3 साल से बंद पब्लिक बाइक शेयरिंग की सुविधा को शुरू करने की योजना की गई है। इसे लेकर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इच्छुक कंपनियों को बुलाकर उनसे सुझाव ले रही है। साल 2018 में याना कंपनी को पब्लिक बाइक शेयरिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। 500 साइकिल्स के लिए शहर में 50 साइकिल स्टेशन बनने थे, लेकिन साइकिल आ गई, स्टेशन पर विज्ञापन नियमों के तहत नहीं किया गया। जांच में सामने आया कि 41 साइकिल स्टेशन पर कंपनी ने अनधिकृत विज्ञापन किए थे। इस पर कंपनी पर करीब 1.63 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया और कंपनी से जिम्मेदारी भी छीन ली गई। अब एक कंपनी ने चर्चा में सुझाव दिया है कि पहले सभी 500 साइकिलों को ठीक कराया जाए, इसके बाद शर्तें बनाकर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए।
साइकिल जो स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत जो है पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग का प्रोजेक्ट लगभग 2018-19 में आया था। उसके तहत लगभग 500 साइकिल जो ली गई थी, तो मेरे द्वारा पिछले 2 महीने से इस कार्य की समीक्षा की जा रही है। मेरे द्वारा पाया गया कि वो साइकिल जो है वो केवल भंडार में रखी हुई हैं, तो एक ये ज़रूर बनता है कि इन साइकिलों को हम कहीं ना कहीं उपयोग करें। इंदौर में अमर्यादित मूर्तियों के निर्माण पर विवाद आने के बाद अब प्रशासन सतर्क है। मूर्ति निर्माण की हर गतिविधि पर प्रशासन की नज़र है। हर मूर्ति की जांच की जाएगी, वो धार्मिक मर्यादा और परंपराओं के मुताबिक है या नहीं। इसे लेकर परशुराम सेना ने भी मैदान संभाल लिया है। चेतावनी दी है कि शहर में अगर गणेश उत्सव और नवरात्रि में गलत मूर्ति बनाई गई तो इसका विरोध वो करेंगे। आने वाले समय में गणेश उत्सव हो चाहे दुर्गा उत्सव हो, लोग अपने उस पर बंगाली कलाकारों से अपनी इच्छा अनुसार मूर्तियां निर्माण करवाते हैं। उन मूर्तियों के दौरान वो ये भूल जाते हैं कि हिंदू समाज की या हमारी सनातन की क्या सभ्यता है। वो जितने भी मूर्तिकार इंदौर में अपनी मूर्तियां निर्माण कर रहे हैं, उन मूर्तियों के लिए वो लोग पहले से ही बता दें कि इस तरह की मूर्ति बन रही है, ताकि हमारी भावनाएं आहत न हो। जिस तरह से जो अभी त्यौहार भी आने वाले हैं, तो इस तरह से किस तरह से मूर्तियाँ बनाई जाएंगी, इस तरह से इस बारे में चर्चा की जाकर और एक कोऑर्डिनेशन बेहतर बढ़ाया जाकर, जिससे कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो। मध्य प्रदेश में तन्वी द ग्रेट को टैक्स फ्री घोषित करने के बाद अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का आभार जताया। लिखा कि न केवल आपकी तरफ से सद्भाव हुआ, बल्कि हमारी फिल्म को सराहा गया, बल्कि हमारे जज्बे को भी समझते हुए इसे टैक्स फ्री घोषित किया गया। ये सामाजिक मुद्दों और सेना के प्रति आपकी विशेष भावना को दर्शाता है। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत ट्रेन बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई, जिसमें बिलासपुर के 225 यात्री शामिल हैं। पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा, विधायक और जनप्रतिनिधियों ने इसे हरी झंडी दिखाई है। यात्रा में जाने के लिए लोग लालायित है और लगातार संपर्क करते हैं कि हमको भी रामलला का दर्शन करना है। वास्तविकता में उनके लिए जितनी सुविधाएं सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई है और अपने पैसे से भी लोग जाएंगे तो इतना सुविधा उनको नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये चलाई जा रही है। उज्जैन के नागदा में दिल का दौरा पड़ने से एक युवक बेहोश हो गया। डॉक्टर्स ने समय रहते उसकी जान बचा ली। घटना नागदा के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील चौधरी की क्लिनिक की है, जहां युवक सीने में दर्द की शिकायत लेकर पहुंचा था। डॉक्टर मरीज की जांच कर ही रहे थे कि तभी अचानक वो ज़मीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। डॉक्टर चौधरी और उनकी टीम ने बिना वक्त जाया किए युवक को तत्काल CPR और DC शॉक देना शुरू किया। 30 मिनट तक चले इस अथक प्रयास के बाद युवक की धड़कन वापस लौट आई। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को इंदौर रेफर किया गया है। भोपाल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो ये संदेश दे रही है कि संगीत केवल मनोरंजन भर नहीं है बल्कि इलाज भी है। हम बात कर रहे हैं द साधव बैंड की, जिन्होंने अस्पताल में भजन गाकर कुछ देर के लिए मरीजों को तनाव से दूर रखा। उनसे बातचीत की हमारी सहयोगी साक्षी त्रिपाठी ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साधु द बैंड। ये वही बैंड है जिसको आपने अक्सर सोशल मीडिया पर देखा होगा, सुना होगा और इनके सूफी गाने, इनके भजन के आप कायल होंगे। आज ये हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सूफी द बैंड है उसके सारे वोकलिस्ट हैं, जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और अब आज हम इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ भोपाल में जो पेशेंट्स हैं उनको आप लोगों ने यहाँ पर फूड सर्व किया और उनके लिए आप लोगों ने परफॉर्म भी किया, तो क्या लगता है संगीत कितना हील करता है? जी मुझे ऐसा लगता है कि दवाइयों से ज़्यादा संगीत और आसपास का माहौल इंसान को हील कर सकता है। और हम लोगों ने एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिसका नाम है रहस्य द म्यूजिकल प्रोजेक्ट, जिसकी शुरुआत हमने यहाँ पर फूड से करी है। हम लोग मंदिरों में जा रहे हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, जिससे हम लोगों को ब्लेसिंग्स मिले और हम लोगों को अच्छा एसोसिएशन और माहौल मिले कि हम अच्छा संगीत कर सकें। वर्तमान समय में जो स्ट्रगलर्स हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो छोटे छोटे बैंड्स बनाकर काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है? उनके लिए एडवाइस है कि मेहनत करें, मेहनत से म्यूज़िक बनाएं, सब कुछ अच्छा करें। बस यही है कि बड़ों की दुआएं लेते रहें। आप लोग जो है वो सूफी और भजन को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, तो यूथ को किस तरीके से आप कनेक्ट करते हैं? हमारा मानना तो यही है कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ना है,
चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे हम भजन गाएं, चाहे हम सूफ़ी गाएं, बस ये है कि हम जो भी गाएं पूरे भाव से गाएं। जैसे कि हम सभी को पता है कि म्यूज़िक एक बहुत अच्छी एक हीलिंग प्रोसेस जो है वो करता है। म्यूज़िक चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आदमी कितने भी इंसान कितने भी तनाव में हो, जो म्यूज़िक है वो एक रिलैक्सेशन देता ही है। गीत जो है वो शांति देता है, सुकून देता है, और वही सुकून जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो देखते रहिए ऐसे ही इंटरव्यूज़ के लिए, ऐसे ही अपडेट्स के लिए IBC 24 कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। कबीरधाम जिले के पंडरिया विधायक भावना बोहरा की अमरकंटक से भोरम देव की 151 किलोमीटर की पदयात्रा का आज तीसरा दिन है। यात्रा के तीसरे दिन मनियारी नदी में बाढ़ होने के बाद भी भावना बोहरा ने नदी पार कर संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ी, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और नर्मदा मंदिर अमरकंटक से भोरम देव मंदिर तक कांवड़ यात्रा की शुरुआत 21 जुलाई से शुरू की है। भावना बोहरा के साथ करीब 300 कांवड़ यात्री भी उनकी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। पहले दिन उन्होंने अमरकंटक से लमनी तक और दूसरे दिन लमनी से वनग्राम महमाई तक की यात्रा की। नदी में बाढ़ आने के चलते उन्हें वनग्राम महमाई में ही रात्रि विश्राम के लिए रुकना पड़ा। बीजापुर की सीमा से लगे तेलंगाना की तालीपेरू परियोजना में भारी बाढ़ का पानी पहुंच गया, जिसके चलते परियोजना के 15 गेट खोले गए। 28,000 क्यूसेक बाढ़ का पानी निचली गोदावरी नदी में छोड़ा जा रहा है और नदी का जो पानी है गांव में सड़क से होते हुए लोगों के घरों तक जा पहुंचा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नर्मदापुरम जिले में हुई भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नर्मदापुरम हरदा मार्ग पर डोलरिया के पास हथेड़ नदी के पुल पर पानी आने से मार्ग बाधित हो चुका है। नर्मदापुरम तहसील के ग्राम रोहना में भारी बारिश के चलते गांव में कुछ घरों में पानी भर गया। ग्राम जमानी की बिजली सब स्टेशन में पानी भरने से 2 कर्मचारियों का रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। सेमरी खुर्द गांव से भी भारी बारिश के चलते गांव की सड़क पर ही इतनी तेज गति से पानी बहने लगा, ऐसा लगा कि गांव के बीच से नदी बह रही है। दिल्ली में बुधवार को जबरदस्त बारिश हुई। मानसून ने सड़कों पर दरिया जैसे हालात पैदा कर दिए। कुछ तस्वीरें आप देखें। सड़क पर पानी इतना ज़्यादा हो गया कि युवक उसमें स्विमिंग करने लगे। दूसरी तस्वीर में एक स्कूल की क्लास में पानी भर गया, बच्चे परेशान होते रहे। तीसरी तस्वीर आप देखें कि सड़कों पर वाहन रेंगते यहाँ पर नजर आए क्योंकि जलभराव के चलते ट्रैफिक बदहाल हो गया। मुंबई के भांडूप में भारी बारिश के चलते 50 फीट ऊंची पहाड़ी की सुरक्षा दीवार ढह गई। 5 घर जमींदोज हो गए। घटना ने स्थानीय लोगों को दहशत में डाल दिया। पहाड़ी काफ़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र है। स्थानीय लोगों ने हादसे के दृश्य को अपने मोबाइल फोन में कैद किया। डिजिटल स्कैम नेटवर्क पर अब तक की सबसे बड़ी वैश्विक कार्रवाई हुई है। भारत सरकार की सूचना पर कंबोडिया में 15 दिनों तक अभियान चलाया गया। 3075 लोगों को हिरासत में लिया गया। कंबोडिया के अधिकारियों ने कदम गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के अनुरोध पर उठाया था। अयोध्या में सावन शिवरात्रि के मौके पर पहुंचे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच बड़ा हादसा होते होते टल गया। गोरखपुर के कैपियरगंज से आए कांवड़ियों की एक बस में अचानक से आग लग गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई भी यात्री बस में मौजूद नहीं था। कोई जनहानि हुई नहीं। बस में रखा यात्रियों का सामान जलकर खाक हो गया। तो सुबह सुबह एकदम से चिल्ला चिल्ली हुई, मतलब चिल्लाया उनने कि अरे आग लग गई। तो हम जल्दी भाग के सुबह बाहर आए तो देखा कि इधर इसमें बैटरी बॉक्स में आग लगी है, ये बंद था। तो मैंने उनसे बोला कि जल्दी जल्दी खोलो तो हम बुझा सकते हैं, यहाँ बालू पड़ी है, बालू से तुरंत बुझा देते, लेकिन उन्होंने उसे खोल नहीं पाया। थाने गए थे पहले माता जी का दरबार में दर्शन किए, वहाँ से सुल्तानगंज जल भरे। सुल्तानगंज से निकले हैं तो बाबा धाम जल चढ़ा है, बाबा धाम से निकले बासुकीनाथ जल चढ़ा है, बासुकीनाथ से फिर गाड़ी बनारस आया, बाबा विश्वनाथ पे मतलब जल चढ़ा है। सब टोटल सब सामान पैसा सब खत्म हो गया। किसी के पास अब जैसे 5 रुपया है, किसी के पास 50 रुपया।
कोरबा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक अनोखा मामला सामने आया। एक युवक की मौत हो जाने के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के मॉर्चरी में ताला जड़ दिया। आरोप है कि उसके दोस्त युवक को मृत अवस्था में अस्पताल में ही छोड़कर फरार हो गए। परिजन अस्पताल प्रबंधन से नाराज हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक डेड बॉडी वहां पर पहुंची हुई थी सभी शाम के समय में, जिस पर आक्रोशित होकर उसके परिवार सदस्यों के द्वारा वहां पर जिला अस्पताल में पहुंचकर हंगामा किया गया है और इसी दौरान पर किसी पर पुलिस टीम वहां पर भेजी गई है। अभी तक पुलिस टीम पहुंची नहीं है। दूसरा, वो हंगामा करने वाले पहुंच गए हैं कोतवाली क्षेत्र में। शायद वहां पर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी मौत हुई है, जिसके कारण काफ़ी भीड़ है वहां पर। अभी उनके साथ समझाइश दी गई है जिससे वो चले गए हैं। किसी प्रकार की सूचना आएगी उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।